हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टडीज़। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ बीकॉम जी का सब्जेक्ट है। बीकॉम जी का मतलब है बैचलर ऑफ कॉमर्स जर्नल का। उसका यही सब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट कोड है BCOC 133। तो आज से हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ही बच्चों को बोरिंग लगता है बिकॉज इट कंटेन अ लॉट्स ऑफ थ्योरी एंड मैंने इसके लिए फिर कलरफुल नोट्स बनाए हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में भी आएंगी और रिटेन भी रहेंगी। तो सबसे पहले मैं सबसे इजी यूनिट को स्टार्ट करवा रही हूँ। यूनिट 12 डेफिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये सबसे इजी यूनिट है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको ये थोड़ा सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो आप सबसे जो इजी वाला है वहाँ से ही स्टार्ट कीजिए सब्जेक्ट को, तभी आपको आगे आगे जाके समझ में आने लगेगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है कि यहाँ पे एक पर्सन है A एंड यहाँ पे एक पर्सन है B। इन दोनों ने आपस में ये क्या किया हुआ है, हाथ मिलाया है। हाथ मिलाया है किसके लिए मिलाया है? बिजनेस के लिए। अगर ये कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो इन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। ये एक पार्टनर है, इनको पार्टनर मान लीजिए। ये पार्टनर A है, ये पार्टनर B है। इन दोनों ने हाथ मिलाया, मतलब ये दोनों साथ में आए क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। तो पार्टनरशिप क्या होता है? एसोसिएशन। अ पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन who have agree to share the profits of business। जो प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस है उसको शेयर करने के लिए आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा? पर्सन लिखा हुआ है। तो ये 2 पर्सन भी हो सकते हैं। 2 पर्सन तो होना कंपलसरी ही है, और उससे ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। ये सपोज कीजिए कि ये एक पर्सन है, ये सेकंड वन एंड ये थर्ड वन। ये है A, ये B एंड दिस वन इज C। ये तीनों एक दूसरे के पार्टनर्स में आ गए। मतलब इन तीनों ने पार्टनरशिप फॉर्म कर ली और ये एक बिजनेस कंडक्ट करना चाहते हैं। सपोज ये बिजनेस कंडक्ट करना चाहते हैं शूज़ का। तो इन्होंने क्या किया? पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। ये 2 पर्सन होने तो कंपलसरी थे, लेकिन ये तीसरा भी जब आ गया तो इसको भी पार्टनरशिप कहेंगे। पार्टनरशिप क्या 2 पर्सन भी फॉर्म कर सकते हैं और उससे ज़्यादा पर्सन भी फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ पार्टनरशिप इज एन association of a person who have agreed to share the profits of business। ये क्या है? सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस वर्ड पर फोकस कीजिए कि जो पार्टनरशिप है ये सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए होनी चाहिए, अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए नहीं होनी चाहिए। जो बिजनेस पर्पसेस के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ने हाथ मिलाया वो क्या है? वो पार्टनरशिप है। लेकिन अगर इनके पर्सनल पर्पसेस के लिए मिलाया तो वो पार्टनरशिप में काउंट नहीं होगा। इसमें सिर्फ बिजनेस पर्पस ही आएंगी। और इन्होंने हाथ क्यों मिलाया है? ताकि ये बिजनेस रन कर सकें और उनके जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ उसको शेयर कर सकें। जो भी बिजनेस में इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया उसको शेयर कर सकें, इसलिए इन दोनों ने हाथ मिलाया। तो नेक्स्ट है the person who have entered into partnership with one another are individually called partners। ये वाला पर्सन अकेला एक पार्टनर है, ये वाला पर्सन अकेला एक पार्टनर है। जब हम इन दोनों को अकेले अकेले देखेंगे तो ये क्या है? एक पार्टनर है, एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। जब इनको हम कलेक्टिवली देखेंगे, पूरा कलेक्टिवली करके देखेंगे तो ये क्या होगी? एक फॉर्म हो गई। ये क्या है? फॉर्म। अगर हम इनको इंडिविजुअली देखेंगे, अकेले अकेले को देखेंगे तो ये एक पार्टनर है। बट अगर हम इनको कलेक्टिवली देख लिया तो ये क्या पूरे बन गए? पूरी ये फॉर्म बन गए। यही ही मैंने नीचे लिखा हुआ है कि पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फॉर्म। कलेक्टिवली क्या होंगे? ये फॉर्म होंगे। और अगर इनको इंडिविजुअली देखना है, जैसे A B C एंड D, ये 4 पर्सन है फॉर्म में। तो A क्या है? एक पार्टनर। B क्या है? दूसरा पार्टनर। C क्या है? थर्ड पार्टनर एंड D है लास्ट पार्टनर जो भी है।
तो इन सभी को हम अकेले पार्टनर कहेंगे। लेकिन जब ए बी सी डी पूरे साथ में देखेंगे तो इनको क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। और जिस भी बिजनेस का जो भी इन्होंने नाम रखा उसको कहेंगे फर्म्स नेम। जैसे इन्होंने लिख रखा 4 पार्टनर थे, ए बी सी डी, इन्होंने सपोज लिमिटेड रख दिया, सपोज कीजिए यहाँ पे इन्होंने लिमिटेड रख दिया, ए बी सी डी लिमिटेड रख दिया, तो ये क्या है, फर्म नेम है। ओके, तो मैंने आपको कुछ यहाँ पे डेफिनेशन से करवाई हैं कि जब हम अकेले अकेले पे देखेंगे ये क्या है, पार्टनर्स है, कलेक्टिवली इनको हम फर्म बोलेंगे, और जिस नेम से ये बिजनेस को रन कर रहे हैं उसको फर्म्स नेम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी है, पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। इसमें से ही आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। जैसे फर्स्ट है टू और मोर पर्सन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 पर्सन लगेंगे, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, और उससे ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स इसका यही है कि 2 और मोर पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। उसके बाद इनमें दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए, एक दूसरे को धोखेबाजी से या धक्के से ही ये ऐसे नहीं कर देना कि उनको पार्टनर फॉर्म कर लिया। इनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, सभी का कंसेंट होना चाहिए उसमें। एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रिटर्न करेंगे तो ज़्यादा डिस्प्यूट होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स कम होंगे। इसलिए राइट जो एग्रीमेंट है मोस्टली क्या है, पार्टनर्स रिटर्न में ही रखते हैं, इसलिए ये, और वैसे लॉ के अकॉर्डिंग ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। और नेक्स्ट है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये बिज़नेस के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, जो बिज़नेस पर्पसेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की हुई है यही इसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया। पहली थी 2 और मोर पर्सन, सेकंड वन था कि एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन, एंड थर्ड वन है बिजनेस। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था यहाँ पे कि हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। पार्टनर्स क्या होते हैं, जो बिजनेस के प्रॉफिट को एग्री करते हैं शेयर करने के लिए। सभी पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए कि जो बिजनेस में हमने प्रॉफिट अर्न किया उसके लिए हम अपना कंसेंट दे रहे हैं कि आप शेयर कर सकते हो। लास्ट वन ये वाला इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट हैं। ये एक पार्टनर दूसरे का प्रिंसिपल बन सकता है और दूसरा पार्टनर एक पहले पार्टनर का एजेंट भी बन सकता है। मतलब अगर एक पार्टनर बिजनेस की डेली एक्टिविटी में काम कर रहा है, दूसरा पार्टनर सपोज कीजिए कि बीमार हो गया, वो ना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो दूसरा जो जो पहले वाला पार्टनर था वो उसके काम भी कर देगा। अपने काम तो वो करेगा ही, दूसरे उसके काम भी कर देगा, तो वो क्या बन गया, उसका एजेंट बन गया। सपोज कीजिए कि ये पार्टनर ए है एंड ये पार्टनर बी है, एंड जो ए पार्टनर है वो सभी काम करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ बी भी कर सकता है, एंड जो बी है वो भी सारे बिजनेस के काम कर सकता है अगर ए प्रेजेंट नहीं है उसके बिहाफ पर। तो ये दोनों एक दूसरे के काम कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रिंसिपल बन सकते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी बन सकते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है कि ये बॉस है, और एजेंट का मतलब है कि जैसे हम कहते हैं ये एम्प्लॉय की तरह समझ लीजिए या फिर नौकर कह लीजिए, ऐसे ही होता है। तो ये क्या है, ए और बी एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट हो सकते हैं, एक ए के काम बी भी कर सकता है, बी के काम ए भी कर सकता है। लेकिन ये सभी पार्टनर, अगर कोई भी फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है तो ये सभी पार्टनर ही लाइबल होंगे। ऐसे नहीं है कि बी ने अगर कुछ नहीं किया, ये बीमार था तो ये घर पे था, इसने मतलब कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये लाइबल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ए ने इसके बिहाफ पे काम किए हैं तो बी भी लाइबल होगा। यही पार्टनरशिप का मतलब है कि एक पार्टनर अगर कुछ गलती करेगा तो सभी को भुगतना पड़ेगा। तो यही थे इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, 2 और मोर पर्सन, फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन, थर्ड वन इज बिजनेस, फोर्थ वन इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एंड फिफ्थ वन इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड।
हमने इसमें भी डेफिनेशन में पढ़ा था कि अ पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु हैव एग्रीड, जो एग्री करते हैं। तो इन एग्री करने के लिए जो हम एग्रीमेंट बनाते हैं, जो हमने एग्रीमेंट बनाया जिसमें हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी कि हमें पार्टनरशिप फॉर्म करनी है, उसमें हमारा प्रॉफिट क्या होगा, पार्टनरशिप के रूल्स क्या होंगे, जो सभी रूल्स वगैरह हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें भी लिखी होती हैं उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जो भी इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उस एग्रीमेंट अगर रिटर्न में होगा ना, रिटर्न में लिखा हुआ होगा तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पार्टनरशिप इज़ फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट मे बी इन ऑरल और रिटर्न। जो एग्रीमेंट के द्वारा हुआ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा फॉर्म हुई और उस एग्रीमेंट हम रिटर्न में भी कर सकते हैं और ऑरल में भी। द डॉक्यूमेंट इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे कंडीशन है एन आएगा, कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप आर रिटर्न विच आर एग्रीड बाय पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जिस भी डॉक्यूमेंट में हमारे पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और वो किस में होने चाहिए, रिटर्न में होने चाहिए। जिस भी डॉक्यूमेंट में हमने पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे, टर्म्स एंड कंडीशन लिखे और उन रूल्स एंड रेगुलेशन और टर्म्स एंड कंडीशन पर पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, सभी पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सभी की टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे लिखी हुई होती हैं। ओके, अभी कुछ थोड़ी सी ये है कि डीड में क्या क्या आएगा, आपकी समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि जो डीड है उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले है डीड में क्या लिखा हुआ होता है, नेम ऑफ पार्टनर। क्या लिखा हुआ होता है, नेम ऑफ फर्म। सबसे पहले होता है नेम ऑफ फर्म की फर्म का नेम क्या है, किस फर्म के नेम से आप बिजनेस को रन कर रहे हैं। उसके बाद उसका नेचर और प्लेस क्या है। नेचर का मतलब है कि किस तरह का आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई क्लोथिंग का कर रहा है, शूज़ का है, फ़ोन्स का है, किसका बिज़नेस है आपका। और वो बिज़नेस कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, किस स्टेट में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, किस में है। उसके बाद लिखा हुआ होता है कि इसमें सभी जो पार्टनर हैं उनका नाम लिखा हुआ होता है और उनके एड्रेसेस लिखे हुए होते हैं। सबसे पहले फॉर्म नेम लिखा होगा, उसके बाद उसका बिजनेस का जो नेचर है, उसका प्लेस क्या है, जो इसमें जो पार्टनर्स हैं उनके नेम एंड एड्रेसेस लिखे हुए होंगे। उसके बाद है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किस डेट में आपने कमेंस की। पार्टनरशिप सपोज कीजिए कि 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म की, तो जिस टाइम पे उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म करी उसकी डेट यहाँ पे लिखनी है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब आपने पार्टनरशिप जो फॉर्म करी कितने टाइम के लिए की। ड्यूरेशन का मतलब है कि टाइम पीरियड बताओ कि कितने टाइम पीरियड के लिए ली, ये भी किस में लिखा हुआ होता है, पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद सभी पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया बिजनेस में, वो भी इसी में लिखा हुआ होगा। अगर बिजनेस स्टार्ट करने में कितना पैसा लगाया, अगर उसके स्टार्ट होने के बाद भी अगर कोई पार्टनर पैसा लगाता है वो भी इसमें लिखा हुआ होगा। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, पार्टनर्स को मतलब कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 10,000 का तो 3 पार्टनर्स हैं, उनको कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, इक्वल मिलेगा या फिर उनकी कुछ अलग रेशियोज़ है उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग। उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी क्या है, उनको कमीशन क्या मिलेगी। सैलरी मतलब जो फिक्स्ड सैलरी होती है उनको क्या मिल रही है, हर मंथ उनको क्या सैलरी मिल रही है। अगर कोई कमीशन मिल रही है तो वो क्या है, वो सभी किस में लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में। अगर किसी ने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, कितने परसेंट इंटरेस्ट लगा, यहाँ पे परसेंट, कितने परसेंट इंटरेस्ट चाहिए। अगर ड्राइंग की है, बिजनेस से पैसा निकाल लिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना होगा पार्टनर्स को। अगर पार्टनर का एडमिशन हुआ है मतलब न्यू पार्टनर एंटर हुआ है, रिटायरमेंट हुई है मतलब एक पार्टनर फर्म को छोड़ के चला गया, या डेथ ऑफ पार्टनर हुई है मतलब उसकी पूरी डेथ ही होगी, वो पूरी पृथ्वी से ही चला गया, तो रूल्स टू बी फॉलोड, कौन कौन से रूल्स इन 3 कंडीशन में हमें फॉलो करने हैं। ये 3 सिचुएशंस आ गई, इनमें कौन कौन से रूल लगेंगे ये भी कहाँ पे लिखे होते हैं, पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद अगर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म होगी, मतलब फर्म ही डिज़ोल्व होगी, फर्म ही बंद होगी, फर्म मतलब अपने खर्चे को पूरा नहीं कर पा रही थी इसलिए उसको बंद करना पड़ गया फर्म, तो उस सिचुएशन में हम अकाउंट्स कैसे सेटल करेंगे, ये भी किस में लिखा हुआ होता है, पार्टनरशिप डीड में। ओके।
होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन या टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए होते हैं और उन टर्म्स एंड कंडीशन पर पूरे पार्टनर्स अपना कंसेंट देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हम इन टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हैं। तो उसमें क्या उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों कौन कौन सी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में आती हैं। जैसे फॉर्म का नेम हो गया, फॉर्म कौन सी प्लेस पे है, उसका नेचर क्या है, उसके एड्रेसेस क्या है पार्टनर्स के, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का टाइम पीरियड क्या है, कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी हर क्या पार्टनर ने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, सैलरी एंड इंटरेस्ट सो ऑन। ये सभी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। फर्स्ट है एक्टिव एंड ऑस्टेंसिबल पार्टनर, सेकंड वन इज स्लीपिंग एंड डॉर्मेंट पार्टनर, थर्ड है नॉमिनल पार्टनर, फोर्थ वन इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, फिफ्थ वन इज सब पार्टनर एंड सिक्स्थ वन इज पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। तो 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं, एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सब पार्टनर एंड एस्टॉपल एंड होल्डिंग आउट पार्टनर। तो सबसे पहले है एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर कौन से पार्टनर होते हैं जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जो डेली एक्टिविटीज़ है बिजनेस की उसमें जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उसको कहते हैं एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पर्सन एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर हुआ बाय कॉन्ट्रैक्ट and taking active part in conduct of business is called active and ostensible partner। जो एक्टिवली पार्ट करता है, रोज बिजनेस में, रोज फॉर्म में आता है, रोज सारे काम करता है, उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। इन सिंपल वर्ड्स, अ पार्टनर हु एक्टिवली टेक पार्ट इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। जो डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिजनेस की, डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उसको कहेंगे एक्टिव पार्टनर। जैसे कोई भी पार्टनर है जो सारी सेल्स परचेज सभी ट्रांजेक्शन को देखता है, बिजनेस में जो भी काम हो रहे हैं सबको एक्टिवली देखता है। एक्टिवली देखने का मतलब कि वो प्रेजेंट होता है वहाँ पे और सभी के वर्क को वेरीफाई करता है, वही है एक्टिव और एक्सटेंसिबल पार्टनर। नेक्स्ट है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, अगर एक्टिव पार्टनर कौन था जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता, तो स्लीपिंग पार्टनर उससे उल्टा हो जाएगा, स्लीपिंग पार्टनर हो जाएगा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। अ स्लीपिंग पार्टनर इज द पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फर्म। एक्टिव पार्टनर भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट में भी उसका शेयर होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीपिंग पार्टनर इज द पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फर्म हैज़ अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बट, यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, बट ही डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट, ही डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर क्या है, वो बिजनेस में पैसा भी देगा, उसका शेयर भी होगा प्रॉफिट में, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता बिजनेस में, वो स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग मतलब सोया हुआ पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर वो मतलब बहुत ज़्यादा, ये क्या है, चुस्त है, ये सुस्त है, ऐसे पार्टनर्स हैं ये, एक्टिव एंड स्लीपिंग पार्टनर। इन सिंपल वर्ड्स, people who don't take part in daily operations of the business is called sleeping and dormant partner। जो बिजनेस में आता ही नहीं है, बिजनेस में हमेशा एब्सेंट रहता है, वो है स्लीपिंग पार्टनर। इसके बारे में जो बाहर के लोग हैं ना, जो बाहर की पार्टीज हैं जो बिजनेस के साथ, जो फर्म के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट में है, उसको इसके बारे में नहीं पता होता। जो एक्टिव पार्टनर है सिर्फ इन्हीं के बारे में फर्म को पता हुआ होता है। जो स्लीपिंग पार्टनर है थर्ड पार्टी को इसके बारे में नहीं पता। स्लीपिंग पार्टनर क्या है, जो डेली ऑपरेशन में वर्क नहीं करता, डेली ऑपरेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, और एक्टिव पार्टनर क्या है, जो पार्टिसिपेट करता है। होप आपको समझ में आ गया होगा दो पार्टनर के मीनिंग, एक्टिव एंड स्लीपिंग पार्टनर के। तो नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर ना तो बिजनेस में अपना पैसा लगाएगा, ना तो उसका कोई शेयर होगा, बस उसने अपना नाम दिया हुआ, मतलब वो एक ब्रांड है। जो मतलब सपोज कीजिए कि किसी का नाम है, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, और उसने ब्रांड ने अपना क्या नेम दे दिया किसी फर्म को, वही है नॉमिनल पार्टनर, वो भी नॉमिनल पार्टनर कहलाया जाएगा। अ पर्सन हु नाइदर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फर्म।
ऐसा पर्सन जिसने ना तो अपने बिजनेस में पैसा लगाया है और नॉर हैज़ एनी शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, और ना ही उसका कोई शेयर है, बट सिर्फ उसने क्या किया, अपना नेम फर्म को दिया, क्योंकि उसकी मार्केट में ना अच्छी गुडविल थी, इसलिए फर्म ने क्या किया, उसका नेम ले लिया। तो उसने अपना नेम बस फर्म को प्रोवाइड किया है, उसका कोई भी मोटिव नहीं है कि वो उसमें जो प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने उसमें से अपना शेयर लेके जाएगा, उसका कोई मोटिव नहीं है कि वो पैसा लगाएगा। बस वो बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए बस उसने अपना नाम दे दिया। ऐसे ही है नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जो पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट में होगा, प्रॉफिट के लिए जो पार्टनर फॉर्म होगा उसको कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। मतलब उसका शेयर सिर्फ प्रॉफिट में होगा, अगर फॉर्म कोई लॉस अर्न करती है, लॉस गेन करती है, तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी अगर लॉस वगैरह आया तो। A partner who have only interest in the profits of the firm, not liable for any losses incurred by the firm, is called partner in profits only। समझ में आया कि पार्टनर जिसका सिर्फ शेयर किस में है, प्रॉफिट में है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लाइबिलिटी आए या जो आए, लॉस हुए या कुछ भी हुए, उसकी कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, वो है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। नेक्स्ट है सब पार्टनर। सब पार्टनर भी नेम से ही क्लियर हो रहा है कि पार्टनर का पार्टनर हो गया, कोई पार्टनर है उसका भी पार्टनर हो गया, वो है सब पार्टनर। मतलब एक पार्टनर है जिसको शेयर मिल रहा था, सपोज कीजिए उसको शेयर मिल रहा था 10,000 रुपये का, उसमें से उसने 3,000 किसी और को दे दिया एज अ पार्टनर बनने के लिए, अपना जो प्रॉफिट है उसको शेयर कर दिया, 3,000 जो प्रॉफिट है उसको शेयर कर दिया, किसके, थर्ड पार्टी के साथ उसको शेयर कर दिया, तो थर्ड पार्टी क्या बन जाएगा, उस पार्टनर का सब पार्टनर बन जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है when a partner is agreed to share his profit derived from the firms with a third party। when a partner agree कर रहा है क्या करने के लिए, अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए, कहाँ से उसे मिला था ये प्रॉफिट, फर्म में से मिला था, और किसके साथ शेयर कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ, दैट थर्ड पार्टी इज कॉल्ड सब पार्टनर। तो जो थर्ड पार्टी क्या है, सब पार्टनर कहलाई जाएगी। एंड अ सब पार्टनर हैज़ नो लाइबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। जो सब पार्टनर है सिर्फ वही पार्टनर का ही सब पार्टनर है, वो फर्म का सब पार्टनर नहीं है। इसके लिए अगर फर्म ने कोई भी लॉसेस हुए, फर्म ने कोई भी लोन लिया था, कोई डेट्स थे फर्म थे, उसके लिए उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, वो पार्टनर का सब पार्टनर है, फर्म का सब पार्टनर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 5 कंप्लीट हो गए, एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, सब पार्टनर, एंड लास्ट वन इज पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, 2 स्टार्स डाल लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। When a persons by word or spoken, कोई भी पर्सन बोल के या लिख के, और बाय हिज कंडक्ट या फिर उसकी हरकतें ही ऐसी हैं, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, और परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंट्स टू बी अ पार्टनर इन द फॉर्म, then he is liable as a partner in the firm to anyone who has faith of any such representation, give credits to the firm, then such person is called as partner by estoppel or holding out। कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, तो इसका मतलब पता क्या है, कि कोई भी पर्सन है जो एक्चुअल में फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन जो अदर पार्टनर्स हैं उन्होंने किसी थर्ड पार्टी से कुछ क्रेडिट लेने के लिए उसको कह दिया कि ये वाला हमारा पार्टनर है, या फिर उस पार्टनर ने खुद ही कह दी, उस पर्सन ने खुद ही कह दिया कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है। सपोज कीजिए कि सी है, फर्म ने सी से लोन लेना था, और जो बी पर्सन है इसकी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है, मतलब ये अगर लोन लेता है ना तो बहुत अच्छी तरह ही रीपे कर देता है, टाइम से पहले ही रीपे कर देता है। लेकिन ये ना, ये जो फर्म है ये वाली, इसका पार्टनर नहीं है बी, लेकिन फर्म ने क्रेडिट लेने के लिए सी को क्या कहा कि ये ना हमारा पार्टनर है, बी जो है हमारा पार्टनर है, और बी ने भी कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, उसने भी हाँ कह दिया कि हाँ मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो ये पार्टनर नहीं है, लेकिन इसने सी के सामने तो ये कह दिया ना कि मैं पार्टनर हूँ, तो ये माना जाएगा कि ये फर्म का ही पार्टनर है। अगर फर्म जो है फ्यूचर में फेल हो जाती है,
अपने जो डेट्स है उसको रीपे करने के लिए, जो लोन लिया था उसको दोबारा जो सी पर है उसको देने के लिए। तो जो बी है ना, ये भी लाइबल होगा, चाहे ये पार्टनर नहीं था लेकिन इसने सी के सामने रिप्रेजेंट तो यही किया ना कि मैं पार्टनर हूँ, और सी ने इसी के कहने पे इस फर्म को लोन दिया है, इसी के इस पर भरोसा करके इसने फर्म को लोन दिया है। अगर बी की अच्छी रेपुटेशन ना होती तो फर्म ना कहती कि ये हमारा पार्टनर है, और सी भी इसको लोन नहीं देता। ठीक है, तो अगर सी बी की अच्छी रेपुटेशन थी तो सी ने क्या किया, फर्म को लोन दिया है, तो बी भी क्या माना जाएगा, फर्म का पार्टनर माना जाएगा। एंड तो इसको फिर क्या बोलेंगे, बी को तो अब पढ़ के देखिए यहाँ से, व्हेन अ पर्सन बाय वर्ड स्पोकन, उसने खुद बोला या लिख के दिया, बी ने खुद बोला या लिख के दिया, या फिर इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, बाय हिज कंडक्ट भी, इसने अगर हरकतें ऐसी हैं का मतलब क्या है कि अगर फर्म ने इसको बोला है कि ये हमारा पार्टनर है लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, इसने मना नहीं किया सी को कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, फर्म झूठ बोल रही है, ऐसा इसने कुछ नहीं किया, तो इसके कंडक्ट से भी क्या है, ये ऐसे लग रहा है सी को कि ये हाँ सच में पार्टनर है, तो देन ही इज लाइबल एज अ पार्टनर, तो वो क्या होगा, बी क्या होगा, लाइबल होगा एज अ पार्टनर इन द फर्म टू एनीवन, एनीवन यहाँ पे कौन है, सी, टू एनीवन हु हैज़ फेथ ऑन सच एन रिप्रेजेंटेशन, जिसने मतलब इस रिप्रेजेंटेशन पर भरोसा किया कि हाँ बी पार्टनर है, बी की अच्छी रेपुटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन पर उसने भरोसा करके क्या दिया, फर्म को क्रेडिट दिया, मतलब पैसा दिया, तो ये जो पर्सन है उसको क्या बोलेंगे, पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। तो ये सभी जो भी अगर फर्म फ्यूचर में कोई भी घपला करेगी ना तो जो बी है वो भी लाइबल होगा। ओके, यही है पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि टाइम पीरियड ऑफ पार्टनरशिप क्या है। इसमें दो तरह की पार्टनरशिप आती हैं। फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एट विल एंड सेकंड वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब क्या है, इच्छा, तो पार्टनरशिप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ही हम इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं। इसमें कोई, जैसे हमने ना पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप स्पेसिफाई होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप स्पेसिफाई नहीं है तो ये क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप विल बन जाएगी। हम जब मर्जी इस पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं और जहाँ मर्जी तक लेके जा सकते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, when there is no provision regarding duration of partnership in partnership deed। अगर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इस पार्टनरशिप को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप एट विल कहेंगे। तो इन दिस पार्टनरशिप में बी, इन दिस नहीं आएगा, यहाँ पे दिस आएगा, दिस पार्टनरशिप में बी टर्मिनेटेड बाय गिविंग नोटिस टू ईच पार्टनर। तो ये पार्टनरशिप कैसे टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब ख़त्म कब हो जाएगी, सभी पार्टनर को नोटिस दे दो, नोटिस में लिख दो कि हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर सभी पार्टनर ने कंसेंट दे दिया तो पार्टनरशिप एट विल क्या जो हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अगर कोई भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है कि हमें ये पार्टनरशिप 1 साल के लिए करनी है, 2 साल के लिए करनी है, या कितने भी टाइम पीरियड के लिए करनी है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। अगर इस पार्टनरशिप को हमने टर्मिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, नोटिस देंगे, किसको नोटिस देंगे, पार्टनर्स को नोटिस देंगे, सभी पार्टनर को हम नोटिस देंगे। ओके, नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे वहाँ पे टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होगा, टाइम पीरियड स्पेसिफाई होगा। पार्टनरशिप विल में कोई भी ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं थी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए फॉर्म करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उन्हें व्हेन अ पार्टनरशिप इज आना यहाँ पे, व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, वेंचर मतलब किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। जैसे ब्रिज बनाना था, हमने मोदी सरकार ने हमें क्या एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि यहाँ पे ब्रिज बनाओ, तो ब्रिज ख़त्म होने के बाद हमने ना एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर ली, ए ने बी के साथ पार्टनरशिप कर ली कि हम दोनों के पास इतना पैसा नहीं है अभी लगाने के लिए, तो हम दोनों इकट्ठे होके अपना पैसा मिला के यहाँ ब्रिज पे लगा देंगे, बाद में हमें सरकार से पैसा मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या पर्टिकुलर ब्रिज बनाने के लिए क्या किया, अपनी पार्टनरशिप फॉर्म की, वेंचर का मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म की। जब ब्रिज बन जाएगा तो ये अपने दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो यही है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म हुई है स्पेसिफिक पर्पस के लिए
पर्टिकुलर पर्पस के लिए या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि ब्रिज हम 2 साल में कंप्लीट कर देंगे, इन्होंने पक्का टाइम पीरियड फिक्स कर लिया कि हम 2 साल में कंप्लीट कर देंगे तो इसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाई है। 2 साल के बाद क्या है, इनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। पहले तो इन्होंने एक पर्टिकुलर पर्पस बिजनेस के लिए बनाया, उसके बाद इन्होंने पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए बनाई पार्टनरशिप, उसको कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इट इज़ कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सच पार्टनरशिप कम्स टू एंड। ये पार्टनरशिप कब एंड हो जाएगी? ऑन कम्प्लीशन ऑफ वेंचर, जब हमारा जो बिजनेस है, जो ब्रिज बनाने का काम है, वो ख़त्म हो जाएगा, और एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, और जो 2 साल का पीरियड दिया था वो ख़त्म हो गया। तो यही था इसमें ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप में। एक पार्टनरशिप एट विल होती है जिसमें कोई भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है। एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जिसमें हमें एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई है और हमें या फिर कोई पार्टनरशिप फॉर्म हुई है कुछ पर्टिकुलर वेंचर या बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? हमने जो पार्टनरशिप फॉर्म की, जो भी हमने पार्टनरशिप फॉर्म की, उसको अगर हम रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के साथ रजिस्टर करवा लेते हैं, उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म क्या एक ऑफिस की तरह होता है जिसमें हमें एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। क्या रजिस्ट्रेशन मीन गेटिंग द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म ऑफ द एरिया जिसमें हमारा बिजनेस सिचुएटेड है। जिस एरिया में, सपोज कीजिए हमारा दिल्ली में बिजनेस है और दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स ने हमने अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा लिया, उसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ये रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपलसरी। लेकिन अगर करवा लेंगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उसके नुकसान क्या हैं? ये 3 नुकसान है उसके, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। सबसे पहले है नो सूट कैन बी फाइल्ड इन द सिविल कोर्ट बाय अ पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और द अदर पार्टनर। मतलब अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है तो आप सिविल कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। किसके खिलाफ? फर्म के खिलाफ या दूसरे पार्टनर के खिलाफ। अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है तो आप कोई भी केस फाइल नहीं करवा सकते सिविल कोर्ट में किसके खिलाफ? फर्म के खिलाफ या अदर पार्टनर के खिलाफ। और वो कौन नहीं करवा सकता फाइल? एक पार्टनर फर्म के खिलाफ और दूसरे पार्टनर के खिलाफ नहीं करवा सकता। ओके, नो सूट कैन बी फाइल्ड इन अ सिविल कोर्ट बाय अ पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। नेक्स्ट है नो सूट कैन बी फाइल्ड बाय अ फर्म इन द सिविल कोर्ट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अगर कुछ थर्ड पार्टी ने फर्म के साथ कोई घपला किया है तो जो फर्म है अपने राइट्स को लेने के लिए जो कोर्ट में सूट नहीं कर सकती, केस सूट नहीं कर सकती। ओके, केस फाइल नहीं कर सकती। अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो कर सकती है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो किसी थर्ड पार्टी, कोई बाहर वाले पर्सन के खिलाफ कोई भी केस नहीं फाइल कर सकती। तो इसमें है कि जो फर्म या पार्टनर है अपने क्लेम को सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई फर्म अपने पार्टनर के साथ धोखाधड़ी कर रही है या पार्टनर फर्म के साथ कर रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। जो इनके क्लेम्स हैं फिर वो भी सेट ऑफ नहीं होंगे। तो ये तीनों जो है इंटरलिंक ही हैं एक दूसरे के साथ। पहले में था कि जो एक पार्टनर है अगर वो बेचारा दुखी है वो फर्म के खिलाफ या अदर पार्टनर के खिलाफ सूट जो फाइल है नहीं करवा सकता। अगर कोई थर्ड पार्टी के खिलाफ हमने कोई सूट फाइल करना है वो भी नहीं करवा सकते। अगर हमने अपने जो क्लेम्स वगैरह उसको सेट ऑफ करने के लिए सूट फाइल करना है वो भी नहीं करवा सकते। तो ये 3 जो है इफेक्ट है नॉन रजिस्ट्रेशन के। तो फिर आज का हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जॉइंट हिंदू फैमिली एंड पार्टनरशिप। किसमें डिफरेंस है जॉइंट हिंदू फैमिली एंड पार्टनरशिप में? तो जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली बिजनेस। जो फैमिली बिजनेस काफ़ी सालों से रन कर रही है, पहले हमारे पूर्वज रन कर रहे थे, अभी हम रन कर रहे हैं, उसको कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पे इसके कुछ डिफरेंस है जॉइंट हिंदू फैमिली और पार्टनरशिप के।
सबसे पहले है क्रिएशन भी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस कब क्रिएट हुआ और पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्रिएट होगी स्टेटस से और ऑपरेशन ऑफ लॉ से, बट पार्टनरशिप क्रिएट होगी एक एग्रीमेंट से। दो सभी पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा, उससे ये क्रिएट होगी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कौन सा लॉ है, हिंदू लॉ है। और इसमें कौन सा लॉ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें जो न्यू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नेक्स्ट बेसिस है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एडमिशन कैसे होगा, बर्थ होगा। अगर बच्चे ने जन्म ले लिया तो जन्म से ही वो क्या पार्टनर बन जाएगा इस फैमिली बिजनेस का। इसमें कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता जब तक सभी पार्टनर अपनी हाँ ना भर दे, अपनी कंसेंट ना दे दे। नो पार्टनर इज एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर। इसमें तो माइनर पार्टनर बच्चा बर्थ से ही पार्टनर बन जाता है तो तब वो माइनर ही होता है। देन कैन बिकम अ, इसमें क्या है, कैन बिकम अ बाय बर्थ। इसमें पार्टनरशिप में क्या है, वो माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, बट अब वो पार्टनर बन सकता है सिर्फ बेनिफिट्स में। उसका लॉसेस में कोई भी हाथ नहीं होगा। वो अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको माइनर को दे दो। तो माइनर क्या सिर्फ किस में बन सकता है पार्टनर, बेनिफिट्स में बन सकता है। जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबर्स पर कोई भी लिमिट नहीं है, बट पार्टनरशिप में लिमिट है। कुछ दो एक्ट एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, एक में कह रहे हैं कि 50 लिमिट है, एक में कह रहे हैं कि 100 लिमिट है, इस करके इसमें कुछ ना कुछ पार्टनरशिप में लिमिट है। नेक्स्ट है अथॉरिटी ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन कौन करेगा, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन हमने एक्टिव पार्टनर पढ़ा था ना, तो सभी इसमें पार्टनरशिप में क्या है कि सभी पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज पर देयर चॉइस। बट इसमें सिर्फ अथॉरिटी किसके पास है, कर्ता के पास है। कर्ता ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अगर कर्ता किसी और को भी परमिशन दे दे कि तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है एक्टिवली। लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स। इसमें जो पार्टनर्स होते कर्ता के अलावा होते, कर्ता कौन होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है। सबसे जो एज में सबसे बड़ा है वो कर्ता होगा। एंड जो को पार्टनर्स क्या होते हैं, को पार्टनर्स वो होते हैं जो कर्ता के बाद में जो अदर फैमिली मेम्बर्स रह गए उसको को पार्टनर्स कहते हैं। जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या लिमिटेड होगी और कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। और पार्टनरशिप में तो सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है। उसके बाद है राइट टू डिमांड अकाउंट, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं उसको हम देखना चाहते हैं, कौन कौन देख सकता है। को पार्टनर के पास कोई राइट नहीं है, बट किसी भी पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर इंस्पेक्ट कर सकता है। लास्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। चाहे इस फैमिली में कोई भी पर्सन की डेथ भी होगी फिर भी ये फैमिली बिजनेस चलता रहेगा। बट अगर दो ही पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ होगी तो कहाँ से पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी। तो ये क्या मे बी डिसॉल्व भी हो सकती है, मतलब पार्टनरशिप ख़त्म भी हो सकती है। तो यही था आज की इस वीडियो में। मैंने आज पूरी यूनिट कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको समझ में आया हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।